नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर दिया है एक बहुत बड़ा विवाद। विवाद यह है कि खड़गे ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। खड़गे जी का यह तर्क है कि चूंकि सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था, इसलिए 2025 में भी आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। इसलिए आज हम संघ के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसी सोच रखने वाले लोगों का भरपूर तरीके से ज्ञानवर्धन करेंगे, और एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए यह बताएंगे कि आखिर सरदार पटेल और आरएसएस पर बैन का क्या है पूरा सच। आखिर किसकी साजिश की वजह से संघ पर लगाया गया था प्रतिबंध। साथ ही हम आपको आज बताएंगे कि आखिरकार सरदार पटेल और आरएसएस का रिश्ता क्या था। क्या सरदार पटेल आरएसएस के दुश्मन थे, या फिर वो संघ के सबसे बड़े समर्थक थे। साथ ही हम खोलेंगे राज कि आखिर आरएसएस को कांग्रेस में क्यों मिलाना चाहते थे सरदार पटेल। तो कुल मिलाकर आज का हमारा यह खास कार्यक्रम एक फैक्ट फाइल की तरह है, और इसलिए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे देश ने आज लौह पुरुष के योगदान को याद किया, लेकिन आज इस अवसर पर एक विवाद भी पैदा कर दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल की जयंती के बहाने आज आरएसएस का नाम जबरदस्ती घसीट लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि सरदार पटेल ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। खड़गे का यह दावा पूरा सच है या फिर अधूरा सच है, यह आज हम आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि खड़गे जी ने अपने श्रीमुख से क्या कहा है। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था, जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है, लेकिन वो लोग, उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है। तो आइए अब शुरू करते हैं पड़ताल कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दावे की आखिर कितनी है सच्चाई, और आपको बताते हैं कि आरएसएस पर बैन लगाने का यह पूरा मामला आखिर है क्या। तो सुनिए, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इस हत्या के बाद 5 दिन बाद करीब करीब 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, जरा इसका पूरा सच भी सुन लीजिए। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू आरएसएस की विचारधारा से घनघोर तरीके से नफरत करते थे। वो गांधी जी की हत्या के 1 महीने पहले से ही आरएसएस के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बयान दे रहे थे। आपके लिए नेहरू के इन बयानों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका संबंध, सीधा संबंध आरएसएस पर प्रतिबंध से है। तो आइए देखते हैं कि आरएसएस के खिलाफ नेहरू किस तरह के बयान दे रहे थे। तो 29 दिसंबर 1947 को नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरएसएस पर तत्काल एक्शन लेने के लिए दबाव डाला। ध्यान दीजिएगा, तब तक गांधी जी की हत्या भी नहीं हुई थी, और यह हत्या से 1 महीने पहले की बात है। अब आगे सुनिए। 5 जनवरी 1948 को नेहरू ने देश भर की सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को क्लीन चिट दी, और वहीं दूसरी तरफ आरएसएस को नियंत्रण में रखने की बात कही। यानी नेहरू ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर यह प्रेशर बनाया, यह दबाव बनाया कि वो संघ पर लगाम लगाएं। और ध्यान दीजिए, इस वक्त तक भी गांधी जी की हत्या नहीं हुई थी। आगे और भी है।
5 जनवरी 1948 को नेहरू ने मद्रास प्रांत के तत्कालीन गृह मंत्री सुब्बा रायन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में नेहरू ने कहा कि मुस्लिम लीग की बैठकों को रोकना गलत है, लेकिन इसके उलट नेहरू ने गृह मंत्री सुब्बा रायन को आरएसएस पर नजर रखने के लिए कहा। सोचिए, नेहरू को मुस्लिम लीग से कोई खतरा नहीं लगता था, जिसने इस देश के टुकड़े करवाए थे, लेकिन उन्हें आरएसएस से खतरा लगता था। और हां, इस वक्त तक भी गांधी जी की हत्या नहीं हुई थी। अब और सुनिए, नेहरू ने 22 जनवरी 1948 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक नाराजगी भरा पत्र लिखा, क्योंकि राधाकृष्णन ने एमपी के रीवा में आरएसएस की प्रशंसा की थी। वो वहां पर शाखा में गए थे। नेहरू ने इस पर अपनी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि राधाकृष्णन बाद में जाकर इस देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नेहरू को संघ की जरा सी तारीफ जो की थी राधाकृष्णन ने, वो बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें होती भी नहीं थी। और हां, ध्यान देने वाली बात है कि इस वक्त तक भी गांधी जी की हत्या नहीं हुई थी। अब और सुनिए, गांधी जी की हत्या के ठीक पहले नेहरू का संघ के प्रति नफरत से भरा अंतिम बयान। नेहरू ने 28 जनवरी 1948 को अमृतसर में यह कहा कि हम आरएसएस को जड़ मूल से नष्ट करके ही रहेंगे। नेहरू ने यह बात गांधी की हत्या से 2 दिन पहले कही थी। और नेहरू ने कई बार आरएसएस के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक हमने आपको जानबूझकर उनके सिर्फ उन्हीं बयानों को दिखाया है जो उन्होंने गांधी जी की हत्या के 1 महीने पहले संघ के बारे में दिए थे। इन बयानों को पढ़ने और समझने के बाद यह साफ हो जाता है कि नेहरू जी गांधी जी की हत्या के पहले से ही आरएसएस की नकेल कसना चाहते थे, और गांधी जी की हत्या के बाद यह मौका उनके हाथ में अपने आप आ गया और उन्होंने यही किया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगवा दिया, लेकिन संघ पर झूठे आरोप लाद कर प्रतिबंध लगाना तो बहुत आसान है, किंतु उसे दुनिया की किसी भी अदालत में गांधी का हत्यारा साबित नहीं किया जा सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू हर हाल में संघ को फंसाने पर तुले हुए थे, और वो बार बार पत्र लिखकर सरदार पटेल पर प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे और संघ को कुचलने की मांग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ शुरू से ही सरदार पटेल का यह शिद्दत से मानना था कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ नहीं है। इसलिए सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या से सिर्फ 28 दिन बाद यानी 27 फरवरी 1948 को एक बहुत कड़ा पत्र नेहरू को लिखा, और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार में। और यह पुस्तक इस वक्त मेरे हाथ में है, और इस पुस्तक का संपादन स्वयं सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी आईसीएस ऑफिसर वी शंकर ने किया है। यह पुस्तक इस वक्त मेरे हाथ में है, और उस पुस्तक के पेज नंबर 294 पर जो लिखा हुआ है उसे हर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी कांग्रेसियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए जो आरएसएस पर झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो सरदार पटेल ने नेहरू जी को लिखा था कि मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। गांधी हत्याकांड में कई सूचनाएं हमें गुमनाम सूत्रों से प्राप्त होती हैं, जिनकी जांच होने पर उनमें से 90% झूठी पाई जाती हैं। हम जब गुमनाम सूचनाओं पर आरएसएस के लोगों को पकड़ते हैं तो हम पर यह आरोप लगता है कि हम निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस रहे हैं। सरदार पटेल आगे लिखते हैं कि मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बापू की हत्या का षड्यंत्र उतना व्यापक नहीं था जितना कि माना जा रहा है। यह सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। तो अब हम पूरा सच में वो तथ्य बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं पता होगा। कई ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करने के बाद यह बात साफ होती है कि सरदार पटेल चाहते थे कि आरएसएस का विलय कांग्रेस में हो जाए, वह भी तब जब गांधी हत्याकांड के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा हुआ था। दरअसल 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में पटेल ने गुरु गोलवलकर को यह संकेत दिया था कि आरएसएस का जो विलय है वो कांग्रेस में कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद जब संघ पर से प्रतिबंध हट गया, तब 1949 में एक बार फिर सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के हिंदूवादी नेताओं ने संघ को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी।
इन नेताओं में पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता शामिल थे। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर अखबारों की जो कटिंग देख रहे हैं वो इसी घटना से संबंधित है। अक्टूबर और 1949 के ये अखबार हैं जो बताते हैं कि आरएसएस को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर तब कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह से बहस चल रही थी, लोगों के अपने अपने पक्ष थे। आप ये हेडलाइंस पूरी पढ़ सकते हैं। ये सारे पत्र अक्टूबर और नवंबर के 1949 के ये अखबार हैं जिनकी कटिंग्स इस वक्त आप पूरा सच के माध्यम से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर किस तरह से बहस चल रही थी ये हम आपको बताते हैं। इसी बहस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस वक्त के डीपी मिश्र ने कहा था कि जब कांग्रेस में भारत में रह गए मुस्लिम लीग के नेता शामिल हो सकते हैं तो फिर आरएसएस के कार्यकर्ता इसमें शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं। आखिरकार कांग्रेस के कई हिंदूवादी नेताओं ने बकायदा 10 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह प्रस्ताव पारित करवा लिया कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जिस समय यह प्रस्ताव पारित किया गया तब नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन नेहरू के लौटने के बाद 17 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। जाहिर तौर पर नेहरू ने इस पर सहमति नहीं दी होगी। इस पूरी घटना से यह सवाल उठता है कि अगर आरएसएस सही में गांधी हत्याकांड में शामिल था या फिर वो एक घनघोर सांप्रदायिक संगठन था जैसा आज भी कुछ वामपंथी और कांग्रेसी खड़गे जैसे लोग दावा करते हैं, तो फिर सरदार पटेल ऐसे संगठन को कांग्रेस में शामिल क्यों करना चाहते थे। खड़गे और उनकी विचारधारा के लोगों को यह सोचना चाहिए। तो सरदार पटेल आरएसएस के बारे में क्या सोचते थे, इस बहस का अंत हम उस व्यक्ति के विचार से करना चाहते हैं जो सरदार पटेल का बेहद करीबी था। वो व्यक्ति सरदार पटेल की सोच, मानसिकता को इस दुनिया में किसी और इंसान से बेहतर जानता था और उस व्यक्ति का नाम है वी शंकर, जो ना केवल एक आईसीएस अधिकारी थे बल्कि सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माय रेमिनिसेंसेस विद सरदार पटेल के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 174 पर जो लिखा है उसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत हर कांग्रेसी को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वी शंकर आरएसएस पर सरदार पटेल की सोच के बारे में अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सरदार पटेल हमेशा हिंदू समाज के उत्थान और पुनर्गठन में विश्वास करते थे। वो महसूस करते थे कि हिंदू समाज में संगठन और अनुशासन की कमी है। हिंदुओं पर यह दाग है कि वो दूसरे समुदायों के बदमाशों से अपनी सुरक्षा करने में कमजोर है। सरदार पटेल का मानना था कि यदि हिंदू अच्छी तरह से संगठित और अनुशासित होते हैं तो उन पर आक्रमण बंद हो जाएंगे। इस तरह हिंदू अन्य समुदायों के उग्रवाद की तेज धार को कुंद कर देंगे, चाहे वे मुस्लिम हो या कोई और। सरदार पटेल की नजर में आरएसएस इस अवधारणा में फिट होता था और इसीलिए उनकी आरएसएस के साथ सहानुभूति और समर्थन था। और यह बात लिखी है वी शंकर ने, जो सरदार पटेल के बेहद करीबी थे, आईसीएस अधिकारी थे, उनके निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी थे और निश्चित तौर पर वो किसी भी कीमत पर मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा सरदार पटेल को पहचानते थे। तो हर साल 31 अक्टूबर को अखंड भारत के सूत्रधार और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस बार भी सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और इसलिए इसे और भी भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विशेष कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को खास श्रद्धांजलि दी। एकता दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को पीएम ने एकता की शपथ दिलाई और आज इस अवसर पर एक परेड का भी आयोजन हुआ जिसे गणतंत्र दिवस समारोह की तर्ज पर भव्य रूप दिया गया था। इस परेड की सलामी पीएम मोदी ने ली। वहीं पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सरदार पटेल नहीं बन पाए थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। साथियों, आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा
सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले। तो पीएम मोदी की बातें सुनने के बाद यह कहा जा सकता है कि अगर पंडित नेहरू के बदले सरदार पटेल इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद आजादी के बाद के भारत का इतिहास ही कुछ और होता। यह बात आज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज लगातार सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि नेहरू के बदले सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर लोग ये खुलकर लिख रहे हैं कि सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी में बहुमत हासिल था, फिर भी गांधी जी ने 1946 में उनके बदले नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और नेहरू इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए आज पूरा सच में हम इस दावे का फैक्ट चेक करेंगे कि क्या सही में सरदार पटेल के साथ धोखा हुआ था। तो आइए फैक्ट चेक यानी पूरा सच जानना शुरू करते हैं। यह साल 1946 के मई महीने का किस्सा है। यह बात तब की है, तब कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और यही नया अध्यक्ष अंतरिम सरकार का मुखिया बनता और आजादी के बाद वो जाकर देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता। लिहाजा यह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी और 15 में से, जी हां 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था और बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेस कमेटी नहीं थी। ऐसे में सरदार पटेल का अध्यक्ष चुना जाना करीब करीब नहीं बल्कि पूरी तरह से तय था। लेकिन जब कार्य समिति की बैठक हुई तो गांधी जी के कहने पर उस समय पार्टी के महासचिव आचार्य कृपलानी ने एक नया कागज सबके सामने रखा। यह एक लिखित प्रस्ताव था जिसके मुताबिक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया गया था। इस घटना की पुष्टि खुद आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब इन गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में की है। आचार्य कृपलानी इस पुस्तक के पेज नंबर 278 पर लिखते हैं कि बैठक में मैंने जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच घुमाया। कार्य समिति के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह तय था कि यदि नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया होता तो सरदार पटेल अध्यक्ष के रूप में चुने जाते। कृपलानी जी आगे लिखते हैं कि सरदार पटेल को मेरा यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। मैं कई बार यह सोचता हूं कि क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। तो आचार्य कृपलानी जो इस बैठक के गवाह थे, जिन्होंने कागज नेहरू का नाम प्रस्तावित करवाया था, सोचिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि मैं कई बार सोचता हूं कि क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। तो इस तरह से गांधी जी के इशारे पर की गई आचार्य कृपलानी की इस कवायद से नेहरू का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में आ गया। यानी अब मैदान में सरदार पटेल और नेहरू आमने सामने खड़े थे और कांग्रेस कार्य समिति को यह तय करना था कि दोनों में से कौन कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा। अगर वोट डाले जाते तो सरदार पटेल का जीतना तय था, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के साथ साथ उन्हें कांग्रेस की कार्य समिति में भी बहुमत हासिल था। और फैसले की इस घड़ी में एक बार फिर आचार्य कृपलानी ने अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने एक नया कागज निकाला जिसमें सरदार पटेल की तरफ से पहले से ही उनका नाम वापस लेने का प्रस्ताव लिखकर लाया गया था।
और ये सारा किस्सा जो है वो इस किताब में है। इस घटना के बारे में गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक सरदार पटेल एक समर्पित जीवन में विस्तार से लिखा है, जो उस वक्त मेरे हाथ में है। इस पुस्तक को सरदार पटेल पर लिखी गई सबसे ऑथेंटिक पुस्तक माना जाता है। और आपको मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि राजमोहन गांधी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के आलोचक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के समर्थक राजमोहन गांधी की लिखी बातों को सच मानेंगे। तो राजमोहन गांधी अपनी इस किताब के पेज नंबर 378 पर लिखते हैं कि नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद आचार्य कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को थमाया, जिस पर उनकी नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे गए कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाएं। सरदार पटेल ने यह कागज गांधी जी को दिखाया और गांधी जी की पसंद नेहरू थे। इसके बाद भी उन्होंने नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में पीछे हटने का एक मौका दिया। गांधी जी ने नेहरू से पूछा कि आपके नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं दिया है, केवल कार्य समिति ने ही आपके नाम का सुझाव दिया है। गांधी जी द्वारा इतनी गहरी बात बोले जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू चुपचाप बैठे रहे। नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह विश्वास हो जाने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कृपलानी के लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा और सरदार पटेल ने उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरह से गांधी जी के आदेश के बाद सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर गांधी जी ने सरदार पटेल की तुलना में आखिर नेहरू जी को क्यों चुना। तो इसका जवाब मिलता है इस पुस्तक में, जो पुस्तक है दुर्गा दास पत्रकार ने लिखी है। इस सवाल का उत्तर तलाशने की सबसे पहली कोशिश की थी इस देश के महानतम पत्रकारों में से एक दुर्गा दास ने, और जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में किया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है पुस्तक। उस दौर में दुर्गा दास नामी गिरामी पत्रकार थे और अक्सर गांधी, नेहरू और सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद दुर्गा दास से राजनीतिक मुद्दों पर सलाह लेते थे। तो तीखे सवाल पूछने के लिए मशहूर दुर्गा दास ने इस मामले में गांधी से जो सवाल जवाब किए थे वो उनकी इस किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के पेज नंबर 237 में दर्ज है। दुर्गा दास लिखते हैं कि मैंने गांधी जी से पूछा कि सरदार पटेल के पक्ष में बहुमत होने के बाद भी उन्होंने नेहरू को क्यों चुना। तो इस पर गांधी जी ने मुझे हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी पार्टी में जवाहरलाल इकलौता अंग्रेज है। गांधी जी को लगा कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ हूं, तो उन्होंने आगे कहा कि जवाहरलाल दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सरदार पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा है कि गांधी जी ने एक बार फिर ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही यानी सरदार पटेल की बलि ले ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डर है कि नेहरू ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर चलेंगे। तो इस तरह से दुर्गा दास और गांधी की इस बातचीत से दो बातें साफ होती हैं। पहली ये कि गांधी ने नेहरू को इसलिए चुना क्योंकि वो अंग्रेज थे, और दूसरी ये कि वो कभी भी दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे। करीब करीब यही बात गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी इस पुस्तक सरदार पटेल एक समर्पित जीवन के पेज नंबर 380 पर लिखी है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। राजमोहन गांधी अपनी इस प्रसिद्ध पुस्तक में लिखते हैं कि नेहरू मुसलमानों के एक वर्ग के करीबी थे, जबकि इसके उलट सरदार पटेल ऐसी किसी दोस्ती यानी मुसलमानों के साथ किसी भी दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे। गांधी जी को यह भी लगता था कि नेहरू दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे, वहीं सरदार पटेल सहयोगी के रूप में यानी दूसरे स्थान पर कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। तो यह कहा राजमोहन गांधी ने, जो गांधी के पोते थे, और उन्होंने ये बात जो उस वक्त के बड़े कांग्रेस के नेता थे उनसे बातचीत के आधार पर लिखी थी। तो ये आप समझ लीजिए कि किस तरह से उस बैठक में जो है सरदार पटेल का नाम जो है पीछे करके नेहरू का नाम आगे बताया गया था। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आचार्य कृपलानी ने अपने किए पर क्यों किया था इतना अफसोस। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि आखिर सरदार पटेल के पास बहुमत होने के बाद भी नेहरू को गांधी जी ने क्यों अध्यक्ष चुन लिया था। असल में गांधी नेहरू को इसलिए भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे क्योंकि सरदार पटेल मुसलमानों से दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे, जैसा कि राजमोहन गांधी ने कहा था। और दूसरी तरफ गांधी नेहरू के अहंकार को लेकर भी डरे हुए थे। इसकी पुष्टि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने भी अपनी पुस्तक द डायरी ऑफ मणिबेन में की है। मणिबेन के मुताबिक गांधी जी को लगता था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उन्हें देश में शरारत, जी हां शरारत करने से रोका जा सकता है। और मणिबेन को इस बात के संकेत मिलते हैं कि गांधी जी को लगता था कि अगर उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो हो सकता है कि नेहरू विद्रोही हो जाते या फिर कांग्रेस के साथ बगावत कर देते या असहयोग शुरू कर देते। और नेहरू को पीएम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले आचार्य कृपलानी ने बाद में अपने किए पर अफसोस जताया। उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट के पेज नंबर 249 पर लिखा है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना महत्वपूर्ण था। साथ ही मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी आजादी मिलने वाली है। मैंने सोचा था कि हमें आजादी के लिए आगे और भी संघर्ष करना है, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। आचार्य कृपलानी आगे लिखते हैं कि ऐसी तुच्छ दुर्घटनाओं पर मनुष्यों और यहां तक कि राष्ट्रों का भाग्य भी निर्भर करता है, जैसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध जैसा सर्वनाश हुआ था। तो सोचिए, सरदार पटेल की जो राजनीतिक बलि ली गई थी उसकी तुलना आचार्य कृपलानी ने ऑस्ट्रिया के युवराज ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से की है। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।